हेलो डियर व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे पार्किंसंस के बारे में। पार्किंसंस डिजीज़ है क्या, ये क्यों इतनी ख़तरनाक डिजीज़ है, क्यों इतनी क्रॉनिक डिजीज़ है, इसकी वजह से डेथ रेशो क्या है और ये डिजीज़ किन लोगों में ज़्यादा होती है, यानी मेल में ज़्यादा होती है, फीमेल में ज़्यादा होती है, और इस डिज़ीज़ के काजेज़ क्या है, सिम्टम्स क्या है, इस डिज़ीज़ को फिर हम ट्रीट किस तरह कर सकते हैं। तो आपने इस डिज़ीज़ को, इस लेक्चर को स्टार्ट से एंड तक देखना है, हर पॉइंट को समझना है ताकि फिर आपको समझने में कोई दुश्वारी ना हो। तो पार्किंसंस डिजीज़ है क्या? पार्किंसंस डिजीज़ एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर जो है मोस्टली 55 ईयर्स से अबाव जो इंडिविजुअल्स होता है, मेल फीमेल, उसमें ये डिज़ीज़ ज़्यादातर कॉमन होती है, उसमें ये डिज़ीज़ आपको ज़्यादातर नज़र आएगी। अब ये डिज़ीज़ जो है ये एक मोमेंट डिसऑर्डर है। इसमें जो पेशेंट होता है ये एक मोमेंट डिसऑर्डर है। मोमेंट डिसऑर्डर मतलब ये है कि ये जो पेशेंट होता है ना, ये इसकी मोमेंट जो होती है वो बहुत स्लो मोमेंट होती है। उसकी लेग्स, उसके आर्म्स, हैंड्स जो है वो बहुत स्लोली उसकी मोमेंट होती है। एक आम इंडिविजुअल की बनिस्बत इसकी मोमेंट जो है वो बहुत स्लो होती है। इसकी जो स्टेप लेते हैं, जो ये कदम लेते हैं, स्टेप लेते हैं, ये बहुत शॉर्ट लेते हैं। इसकी बहुत सारी सिम्टम्स हैं जो हम आगे इसे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक ऐसी डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में ब्रेन में कुछ फंक्शन है, ब्रेन के कुछ पार्ट है, उसमें कुछ इरिटेबिलिटी आती है, उसमें कुछ डिसऑर्डर आता है, कुछ फंक्शन लॉस करते हैं, तो इस वजह से बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स पर, ऑर्गन पर उसकी असर आती है। तो ये एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहलाती है, या इसको हम मोमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। मोमेंट डिसऑर्डर इसलिए कहा जाता है कि बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट्स है, आर्म्स हैं, लेग्स हैं, फुट रीजन है, इसमें आपको मोमेंट जो है वो बहुत स्लो नज़र आएगी। इसके अलावा ट्रेमलिंग हैंड्स, ये जो पेशेंट होता है ना, इसको हम कहते हैं ट्रेमलिंग हैंड्स। का मतलब क्या है? ट्रेमलिंग हैंड्स का मतलब ये है कि इसकी जो फिंगर है, स्पेशली हैंड्स के फिंगर, ये ट्रेमलिंग करते हैं, इस तरह इनवॉलेंट्री शेकिंग करते हैं, आपको नज़र आएंगे, इस तरह से कपकपाते हैं। मतलब सर्दी गर्मी जैसी भी वेदर हो, आपको ये इसके हैंड्स और फिंगर जो है इस तरह कपकपाता हुआ, श्रिंकिंग, इस तरह ट्रिबलिंग की जो हैंड्स है, फिंगर है, वो आपको नज़र आएंगे। अब ये जो है इसको मतलब ये थोड़े बहुत साइन एंड सिम्टम्स इंट्रो था कि इस डिज़ीज़ में होता क्या है। अब इस डिज़ीज़ की काजेज़ जो है इसकी तरफ आते हैं। इस डिज़ीज़ की काजेज़ अभी तक स्पेसिफिक काजेज़ अननोन है, मालूम नहीं है, लेकिन जो रिपोर्टेड काजेज़ हैं, जो मोस्टली पेशेंट है उसमें नज़र आते हैं, तो कुछ काजेज़ मैंने आपके लिए लाए हैं। इसमें है फैमिली हिस्ट्री। बास पेशेंट इस तरह होते हैं कि ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, ख़ानदानी डिसऑर्डर होता है। फैमिली हिस्ट्री मतलब फैमिली में किसी को ये डिज़ीज़ होती है, फिर ये डिज़ीज़ जेनेटिकल बेसिस पर एक से दूसरे से तीसरे इस तरह की ये इसकी ट्रांसफ़र होती है। इसके अलावा रिपीटेड हेड ट्रॉमा, ये पेशेंट जो है इसकी अगर हिस्ट्री की तरफ देखा जाए तो इस पेशेंट में ये भी एक काज होता है कि इसके हेड रीजन पर कोई चोट लगी हो, कोई इंजरी हुआ हो, एक्सीडेंट किया हुआ हो, यानी हेड ट्रॉमा इसको कहते हैं। तो इस वजह से भी ये डिज़ीज़ अकर हो सकती है। एंटी साइकोटिक ड्रग्स यानी मेडिकेशन लेता है पेशेंट किसी डिज़ीज़ के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए कोई और मेडिकेशन ले रहा है, डिप्रेशन के ले रहा है, इस तरह और बहुत सारे डिजीज़ हैं, उसकी वजह से भी इस मतलब जो पार्किंसंस डिजीज़ है ये अकर हो सकती है। इसके अलावा जेनेटिकल बेसिस, फैमिली हिस्ट्री, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, रिपीटेड हेड ट्रॉमा, ये, और इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन या वायरल अटैक की वजह से भी यहाँ पर जब म्यूटेशन होती है तो ये डिज़ीज़ अकर हो सकती है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि कौन से पार्ट में ब्रेन में
डिफ़िकल्टी आती है, उसकी फंक्शन की रिडक्शन आती है और ये डिजीज़ अकर होती है। तो ब्रेन के बहुत सारे पार्ट हैं, आपको मालूम होगा ब्रेन के बहुत सारे पार्ट हैं। उसमें एक पार्ट है सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये ब्रेन का एक पार्ट है। यहाँ पर जो न्यूरॉन होते हैं ना सब्सटेंशिया नाइग्रा में, वो न्यूरॉन किसी वजह से, मैंने आपको काजेज़ बताए ना, किसी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ की जो न्यूरॉन है ना, आपको पता होगा कि बॉडी में जब सबसे ज़्यादा न्यूरॉन ब्रेन में होते हैं, तो ब्रेन में ये सब्सटेंशिया नाइग्रा जो पार्ट है, यहाँ के न्यूरॉन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब ये न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो यहाँ के जो हार्मोन होते हैं, डोपामाइन हार्मोन जो होते हैं ना, इसकी सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। जब डोपामाइन हार्मोन की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है, किस वजह से? इस सब्सटेंशिया नाइग्रा में जो न्यूरॉन है वहाँ में डिस्ट्रक्शन होती है, वहाँ कोई डैमेज आता है, तो यहाँ पर डोपामाइन हार्मोन जो है उसकी सिक्रीटिंग डिक्रीज हो जाती है। और डोपामाइन हार्मोन के और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, और इसमें एक फंक्शन ये है कि बॉडी के बैलेंस, बॉडी के मूवमेंट जो है उसको कंट्रोल करने में यह हेल्प करता है। जब इसकी सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है तो डायरेक्टली बॉडी की डिफरेंट ऑर्गन यानी मूवमेंट जो है उस पर डायरेक्टली असर आ जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो लायक हो सकते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि ब्रेन में जब कोई डिसऑर्डर आ जाए, कौन से पार्ट में? सब्सटेंशिया नाइग्रा में। सब्सटेंशिया नाइग्रा ब्रेन का एक पार्ट है, यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस होता है, कुछ डिस्ट्रक्शन होता है न्यूरॉन का। उस न्यूरॉन की डिस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर डोपामाइन हार्मोन जो है उसकी सिक्रेटिंग, ये केमिकल है, ये इसकी सिक्रेटिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है और बॉडी की जो बैलेंस है, बॉडी की जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये इसके काजेस और ब्रेन का जो पार्ट का वहाँ के आपके बारे में आपको बताना था कि ये कैसे ये डिजीज़ बॉडी को लायक हो सकती है। अब मैं आता हूँ इसकी क्लिनिकल फीचर की तरफ, साइन एंड सिम्टम्स की तरफ, कि ये डिजीज़ जब किसी को लायक होती है तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो नज़र आएंगे। तो चलो, रिजिडिटी, बॉडी रिजिडिटी। इस पेशेंट का बॉडी जो है बहुत सख्त होती है, रिजिड होती है, यानी जब आर्म्स या लेग्स वगैरह उसको मूव करते हैं तो बहुत सख्त होते हैं, मतलब आर्म मसल्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं। इसके अलावा ब्रेडिकाइनेसा एक ऐसा सिचुएशन है बॉडी का जिसको हम कहते हैं स्लो मूवमेंट। बहुत स्लो धीरे धीरे से ये चलता है, आराम से, बहुत टाइम लेता है मूवमेंट में। तो इसकी मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो होती है, इसकी स्टेप जो है वो बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है। और इसके अलावा बॉडी जो है वो बहुत मुश्किल से ये स्टैंड बाय होता है। जब छोटा सा पत्थर भी उसको लग जाता है ना तो ये गिर जाता है, अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकता। इसके अलावा इसका पेस जो है मास्क लाइक होगा, आपको इस तरह नज़र आएगा कि आपको घूर रहा है, बहुत इस तरह हुसेले शेप की जो फेस है वो आपको नज़र आएगा, पेस लाइक मास्क आपको नज़र आएगा। इसके अलावा ओवर प्रोडक्शंस ऑफ सलाइवा होता है, इसकी जो माउथ है उसमें जो सलाइवा की प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मोटर न्यूरॉन जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं, वो डिक्रीज हुए होते हैं। तो सलाइवा की जो प्रोडक्शन होती है वो इरेगुलर होती है और सलाइवा इतना ज़्यादा होता है कि इसके मुँह से बाहर भी गिर पड़ता है। इसके अलावा इसकी हैंड राइटिंग जो है वो बहुत छोटी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोग्राफिया छोटी छोटी राइटिंग को कहते हैं। इसकी हैंड राइटिंग बहुत छोटी हो जाती है। इसके अलावा स्टॉप शोल्डर, इसकी शोल्डर जो है आम इंडिविजुअल की स्टेप बॉडी जो है बहुत स्ट्रेट होती है, इसकी जो शोल्डर है वो इस तरह स्टॉप हो जाएगा, झुक जाता है इस तरह। इसकी आर्म जो है वो आसानी से इस तरह मूव नहीं कर सकता। अगर इसकी आर्म्स इस तरह है तो ये बिल्कुल इस तरह रहेंगे, और जब इसको स्ट्रेट करेंगे, सीधा करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आराम से इस तरह से, और ये कंटिन्यू इस तरह की शेकिंग करेगा। तो ये इसके थोड़े बहुत साइन एंड सिम्टम्स थे जो आपको पार्किंसंस के पेशेंट में नज़र आएंगे। इसके डायग्नोसिस नहीं है, इसकी कुछ प्रॉपर टेस्ट नहीं है ताकि हम इसका ब्लड सैंपल लें और इसकी टेस्ट करें। इस तरह की इसके कोई टेस्ट नहीं है, डायग्नोसिस नहीं है। डॉक्टर जो है या जो फिजिशियन होता है वो इस सिम्टम्स को देखकर इसी बेस पर इसकी ट्रीटमेंट करता
करता है। तो ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट इस तरह है कि इसको डोपामाइन प्रोमोटर दिया जाता है ताकि इसकी जो डोपामाइन की सिक्रीशन है, प्रोडक्शन है, जो रिड्यूस होता है, तो उसको प्रमोट करने के लिए इसको डोपामाइन प्रोमोटर दिया जाता है। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट दिया जाता है, क्योंकि ये पेशेंट जो होता है ना, इसको एक किस्म का डिप्रेशन होता है, बार बार अपने बारे में सोचता है कि ये मुझे क्या हुआ है, बार बार अपने बारे में सोचता है, तो उसको डिप्रेशन की अलामात भी होती है। तो इसको एंटी डिप्रेसेंट दिया जाता है ताकि वो रिलैक्स रहे। इसके अलावा इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ जो है वो एक्सरसाइज है, कंटिन्यू एक्सरसाइज। 24 घंटों में आपने इसके लिए टाइम निकालना है ताकि ये पेशेंट कंटिन्यू किसी भी किस्म का एक्सरसाइज करें, लेकिन एक्सरसाइज करना इसके लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा इसको कोग्निटिव एनहांसिंग मेडिसिन दिया जाता है ताकि इसकी मेमोरी जो है वो बहाल हो सके, क्योंकि इसमें मेमोरी लॉस होती है। तो इस मेमोरी को मेंटेन करने के लिए इसको कोग्निटिव एनहांसिंग मेडिसिन दिया जाता है ताकि इसकी मेमोरी और इसकी जो याददाश्त है वो अपने जगह पर आ सके, अपने पॉइंट पर अपने बारे में इस तरह की ओवर थिंकिंग ना करे। तो ये एक डिजीज़ था जिसके बारे में मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि बाद स्टूडेंट पूछते हैं कि ये क्या होते हैं। अक्सर आपके सामने कोई ओल्ड एज या इस तरह की 60-50 ईयर के इंडिविजुअल आते हैं, मेल फीमेल, तो उसमें आपको ये अलामत नज़र आते हैं। तो बार बार स्टूडेंट पूछते हैं कि ये क्यों करता है। हालांकि अभी गर्मी का मौसम है और इस तरह के आपको कुछ पेशेंट नज़र आएंगे कि वो इस तरह कपकपा रहे होते हैं। तो ये असल में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो आपको इसके बारे में मैंने बताया कि क्यों आता है और ब्रेन के कौन से पार्ट में आपको ये डिस्टर्बेंस नज़र आएगी। तो उम्मीद है आपको ये डिजीज़ समझ में आ गई होगी।